तो पहले थोड़ा सा इजी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट बी, थोड़ा सा कुछ जो आपके हल्के वाले चैप्टर्स हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है। अब तक जब आप पार्टनरशिप में थे, पहले क्लास 11th की बात करते हैं, कॉमर्स के बचपन की बात करते हैं। कॉमर्स के बचपन में आपने सबसे पहली बार आपका इंट्रोडक्शन हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जहां आपने लास्ट के 2 चैप्टर्स पढ़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें आपने पढ़ी और बनानी सीखी। तो वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में वहां मिला। जब आपको क्लास 12th में लेकर आए, आप थोड़े से बड़े हुए कॉमर्स के अंदर, तो आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा। वहां पे भी आपने एक बैलेंस शीट पढ़ी। कैसे पढ़ी? एक साइड में आप लाइबिलिटीज लिख देते हो, तो दूसरी साइड आप एसेट्स लिख देते हो। इसे मैं कहूंगी देसी बैलेंस शीट है। पर जब आप कंपनी में आओगे, हम आपको कंपनी में लेकर आ रहे हैं, तो कंपनी में आप अपग्रेड हो गए हो, तो यहाँ की बैलेंस शीट बिल्कुल अलग है। तो आपको पहले समझना होगा कि यहाँ की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, होती क्या है, कौन से रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है क्या? प्रिस्क्राइब्स दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो, ये कोई ऐसी बैलेंस शीट नहीं है कि आपका जब मन चाहा, जहां मन चाहा आपने इसको बना दिया, कोई सी भी चीज आपने कहीं पर भी लिख दी, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए एक बिल्कुल रूल बना दिया गया है, एक पूरा सेक्शन है, सेक्शन 129, उसके अंदर भी एक शेड्यूल 3 है, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है, और आपको बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। आप अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूड। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा सेट है, यानी कि ये नहीं है कि एक ही चीज है, आपको 4 चीजें बनानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब तक जो आपने पढ़ा वो क्या जानते हो? आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को जानते हो, बट आज आप थोड़ी सी और नई चीजें भी सीखोगे। आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे बनानी होती है बैलेंस शीट, दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स, पहले कभी नहीं सुना, अब सुनोगे। फोर्थ है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हमको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होती है? क्या है बैलेंस शीट? एसेट, जहां पर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हो, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है? जस्ट एक स्टेटमेंट है। किस चीज की? एसेट्स, लाइबिलिटीज, और यहाँ पर एक और चीज देख लो, एंड इक्विटी एट अ गिवन डेट। तो यहाँ पर आप इसे पर्टिकुलर डेट पे बनाते हो। क्या बताती है ये? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अगर हमें जानना है, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे किसी भी, कहते हैं ना, किसी पर्सन के बारे में अगर आपको जानना है कि वो पर्सन कितना वेल्दी है, तो हम देखते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसकी देनदारी कितनी है, तो बस बैलेंस शीट में बिल्कुल यही बताती है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, एक होता है स्कूल का नाम, एक होता है घर का नाम ना, तो मेनली हम इसे ऑफिशियली जानते हैं बैलेंस शीट के नाम से, बट इसका एक और नाम भी है पोजीशन स्टेटमेंट। बिल्कुल आपको आईने की तरह साफ दिखाती है, आपकी पोजीशन बताती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। आप बहुत दिखा रहे हो, आप कहते हो आपकी बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 12 करोड़ है। अब उस 12 करोड़ में क्या क्या है वो तो बैलेंस शीट ही बताएगी ना, तो पूरा एग्जैक्ट आपकी पोजीशन बता देती है ये। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, यानी कि ये रिजल्ट बताएगा कि आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम का आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, आप प्रॉफिट पे हो या आप लॉस पे हो। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, बेसिकली वो आपको ये बताएगा। और इसका भी दूसरा नाम होता है इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपेंसेस और इनकम ही लिखी जाती है, तो यही बताएगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ये दो तो हमें पता थे। अब आती है बात नोट्स टू अकाउंट्स पे। देखो, मैंने कहा कि ये ना आप एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो, तो यहाँ पर ना हर चीज बहुत ही डिटेल में बताई जाती है। तो एक प्रॉपर हमारे पास फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का, वहां मेन मेन चीजें लिखते हैं, बट उनकी जो फर्दर डिटेल्स होती है, वो डिटेल्स हम लोग लिखते हैं कहाँ पर? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। बात समझ आ रही है? आप जैसे बोलते हो ना नेट सेल्स, अब तक आप बोलते हो नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न।
तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगी ना नेट सेल्स, तो मैं सिर्फ नेट सेल्स लिखूंगी, लेकिन उसमें सेल्स कितनी थी और रिटर्न कितनी थी उस चीज का डिस्क्रिप्शन मैं नोट्स टू अकाउंट्स में दूंगी। आप लोग यहाँ पर अब तक बैलेंस शीट में डेटर्स में से ही लेस कर देते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बट अब ये काम हम ऐसे नहीं करेंगे। हम वहां पर तो डेटर्स ही लिखेंगे, बट वो प्रोविजंस कितने हैं, कितना माइनस किया हमने, कैसे किया, वो सारी डिटेल हम कहाँ देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स क्या है कि जो भी आपकी बैलेंस शीट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम सपोर्ट करते हैं किससे, कुछ नोट्स के थ्रू जो डिटेल्स देते हैं उन सभी आइटम्स का जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी गई है। ठीक, नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम से ही पता चल रहा है ना, कैश का फ्लो बताता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इसके अंदर हम दिखाते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट का। अभी कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या है, कैश तो पता चल रहा है, कैश इक्विवेलेंट क्या है, उसी के बराबर माने जाने वाली चीजें। बहुत डिटेल में हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो इसका तो हम जो भी बातचीत है इसकी वो वहीं पे करेंगे। सिर्फ इतना समझ लो कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके अंदर भी कौन सा स्केड्यूल है, स्केड्यूल 3। ठीक, कितनी चीजें बनाते हैं, 4 चीजें बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट, एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी को शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, और क्या है दूसरा नाम, इनकम स्टेटमेंट। थर्ड, नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी चीजें आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी हैं उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। और फोर्थ है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप अपने यहाँ पर होने वाले कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, कैसी होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनका नेचर क्या है, फीचर क्या है। पहला, रिकॉर्डेड फैक्ट्स है, ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड करी हैं, उसके बेसिस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम यार बचपन से पढ़ते आए हैं कि पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर बनते हैं, ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बेसिस पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, उसके बेसिस पर हमने अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया। सेकेंड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फिर से कॉमर्स के बचपन में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो चैप्टर नंबर 3 था आपका, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, यानी कि वो मूलभूत सिद्धांत, वो गाइडलाइंस जिसके बेसिस पर आप अपनी अकाउंटिंग करते हो। भाई अकाउंटिंग करते हो, मुंशी बने हुए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हो, तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते होंगे या नहीं होते होंगे, या कोई भी कुछ भी कर रहा है। आपको कॉमर्स के बच्चों ने बताया गया ना, कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। ये किसने बताया आपको, इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस ने तो बताया आपको। हम सारी चीजें मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं, ये किसने बताया, इन्होंने ही तो बताया हमें ये। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपके वो प्रिंसिपल्स हैं, वो गाइडलाइंस हैं जो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है, और अकाउंटिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने ये कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, कुछ असम्पशन क्या है। देखो कोई भी चीज करनी हो, कुछ चीजें मान लेनी होती है। असम्पशंस क्या होती है कि हम मान रहे हैं कि ऐसा होगा। तो अकाउंटिंग में भी हम 3 चीजें मान लेते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। ये 3 असम्पशन होती है हमारे अकाउंट्स की। कोई भी अकाउंटेंट होता है ना, वो उन 3 असम्पशंस के ऊपर ही वर्क करता है। यहाँ पे गोइंग कंसर्न क्या कहता था कि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी कहता है एक बार एक मेथड अप्लाई किया, उसे लगातार इस्तेमाल करना है, बार बार मेथड चेंज नहीं होते हैं। और एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तब करते हो जब वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, ये नहीं कि जब पैसा आता है या जाता है। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कैश फ्लो कैसे बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि हमारा संविधान है, उसमें कुछ धाराएं हैं जो बताती हैं कि ऐसा करना है, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। डेप्रिसिएशन है, इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, वो सारी चीजें इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हमें ये चेक करना है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, उसके बेसिस पर ही आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। ये एस्टिमेट्स है। आप कहते हो ना कि हमारे इतने के डेटर्स डूब सकते हैं, वो पैसा नहीं देंगे, एस्टिमेट्स है ना। तो आप जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो वो एस्टिमेट्स के बेसिस पे बनाते हो। सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी पर्सन को फाइनेंशियली आपको जानना है आपके बिजनेस को, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा ले, चाहे वो एक क्रेडिटर हो, इन्वेस्टर हो,
गवर्नमेंट हो, शेयर होल्डर हो या उसके अलावा भी कोई और यूजर हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है जिससे आपको सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ हमें बनानी होती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी आपको कुछ चीजें बनानी है, 4 चीजें हैं यहाँ पर आपको, यानी कि रिपोर्ट्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट करनी होगी। तो सबसे पहली रिपोर्ट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। आपको पता है कि कंपनीज के अंदर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उस कंपनी को बेसिकली चलाने का काम करते हैं। कंपनी के अंदर कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो पैसा लगा रहा है वही पैसा वही कंपनी को चला रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है कंपनीज के अंदर। कंपनीज के अंदर हमने कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने हुए होते हैं, वही कंपनी से रिलेटेड सारे डिसीजंस मिलकर लेते हैं। तो वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके अलावा ऑडिटर की रिपोर्ट होगी शेयर होल्डर्स को। अभी ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर वो होता है जो किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है। और कौन चेक कर सकता है? एक चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट भी क्या करता है, अपने ठप्पा लगाता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है, तो ऑडिटर की रिपोर्ट जाएगी शेयर होल्डर्स को। उसके अलावा वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हमने पढ़ी कि 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चारों आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है। और नोट्स टू अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स टू अकाउंट्स के ना अपने कुछ सेपरेट पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी ने फॉलो करी है, जितने भी आइटम्स बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थी, अगर उनकी कुछ डिटेल्स देनी है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाएंगी। कई बार कुछ चीजों को आपको एक्सप्लेन करना होता है तो कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स यहाँ पर लिखे होते हैं। उसके अलावा एज पर आर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अगर कोई और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। आपको एटलीस्ट ये 4 नाम तो जरूर याद रखने हैं कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द शेयर होल्डर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो हमने फिलहाल स्टार्टिंग की थ्योरी कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट। अब ना बेसिकली इस चैप्टर से जो पूछा जाता है, कहते हैं ना मुद्दे पे आना चाहिए, ये मुद्दे वाली बात है। वही फिर से 100% पेपर लीक क्वेश्चन, इसी से ही बनेगा क्वेश्चन आपका। जनरली जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है मेन हेड और सब हेड लिखने का। आपको पहचानना होता है कि बैलेंस शीट में से मेन हेड क्या है, सब हेड क्या है। बट उससे पहले मैं आपको एक कहानी समझाना चाहूंगी। ये यहाँ पर हम पहले जरा एक बार पुरानी बैलेंस शीट की तरफ अगर हम देखें, अगर आप इससे लिंक करोगे, भाई यही वाला फॉर्मेट अब तक आपने सीखा है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में थे चाहे आप पार्टनरशिप में थे, आपने यही वाला फॉर्मेट सीखा है बैलेंस शीट को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। जब हम लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं तो लाइबिलिटी साइड में आप लिखा करते हो कैपिटल। ठीक, उसी कैपिटल में आप ऐड करते हो प्रॉफिट या किसी तरीके का अगर लॉस है तो वो भी आप यहीं पर लिखते हो। अगर आपके बिजनेस में किसी तरीके का कोई रिजर्व बना हुआ है तो वो रिजर्व्स भी आप यहीं लिखा करते थे। ठीक है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप में थे चाहे पार्टनरशिप में थे आप। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखते थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिसको आप नाम क्या देते हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और ऐसी लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर की होती है उसे आप करंट लाइबिलिटी कहते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, ये आप अब तक पढ़ते आए हो, कॉमर्स के बचपन से पढ़ रहे हो आप ये। इसी तरीके से जब मैं एसेट साइड की बात करूं तो आप एक सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिख दिया करते थे फिक्स्ड एसेट्स। अब चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी आप यहां पर लिखते हो। फिर उसके बाद अगर आपने किसी को लोन दिया, भाई हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी होती है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। अगर 1 साल से ज्यादा का है, 1 साल तक की बात है तो करंट लाइबिलिटी हो जाती है। बट अगर हम किसी को लोन या एडवांसेस देते हैं तो वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, तो आप लोन्स और एडवांसेस लिखा करते थे। उसके बाद आप लिखते थे करंट एसेट्स। ठीक है, क्या आप इस बैलेंस शीट को नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं ना। बस इसी बैलेंस शीट को ना हमने एक नया रूप दे दिया है कंपनी अकाउंट्स के अंदर। जब हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं वहां पर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपने शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो बस हमने उसकी रूपरेखा बदल दी है, थोड़े से नए नाम दे दिए हैं, बट काम हम वहां पर भी यही करेंगे, यही सारी चीजें हैं वहां पर भी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर हम इन्हें क्या क्या नाम देते हैं। अब रेड पेन से लिखूंगी ना।
कंपनी अकाउंट्स के अंदर ये जो आपने कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व पढ़ा, कंपनी अकाउंट्स के अंदर आप इसे नाम देंगे शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड। अभी सिर्फ समझो, प्रॉपर बैलेंस शीट में भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी को हम वहां पर भी नॉन करंट लाइबिलिटी ही कहेंगे, लेकिन उसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं वो सब चीजें भी हम लिखेंगे। आप ये मान के चलो कि ये सारी मेन हेडिंग्स हैं। अब ऐसे कि नॉन करंट लाइबिलिटी है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो या पार्टनरशिप में भी हो तो उसके अंदर भी आप लिखते हो ना कि यार बैंक लोन है, या करंट लाइबिलिटी में लिखोगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, वो तो अंदर सारी चीजें आएंगी। तो ये मेन हेडिंग्स है हमारी सारी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपने जो करंट लाइबिलिटी लिखा है वहां पर भी ये सेम है। तो इसका मतलब आपने इस साइड तो एक ही सिर्फ नया नाम सीखा है, कौन सा? शेयर होल्डर फंड, कि जिसको आप वहां पर कहा करते थे कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लॉस को माइनस कर देते हैं, जनरल रिजर्व लिखते हैं, या कोई भी रिजर्व हो तो आप यहाँ पे लिख देते हैं ना उसके नाम से, बस उसी को यहाँ पे कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड के अंदर आप जिसको अब तक फिक्स्ड एसेट्स कहते थे, अब उन्हें ना यहां पर सबसे पहले मेन हेडिंग तो वही नॉन करंट एसेट्स कहेंगे इसे, और नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ आप इसके लिए एक नाम याद रखो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, नया नाम मिल गया है। नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ क्या नाम मिल गया है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और उसके भी कुछ फर्दर डिविजन्स होंगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट को हम यहीं पे ही आप मान सकते हो इस तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह दो। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस भी आपके कहीं ना कहीं अभी यहीं पे ही मैनेज हो जाएंगे, अदर करंट एसेट्स के नाम से आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और करंट एसेट्स तो हमारे करंट एसेट्स ही है, तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बस इसी को उन्होंने कुछ नए नाम दिए हैं। तो अगर आपको कभी भी कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट को याद रखना है तो आप इसको याद रखो। मैं कहूंगी कि आप ना ये बना लेना अपने रजिस्टर के अंदर, और इनके साथ साथ जो इनके नए नाम आए हैं उसको किसी एक अलग पेन से लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि करना क्या है। तो ये तो मैंने आपको नाम का चेंज बताया कि नाम में क्या चेंज हुआ है। दूसरा क्या चेंज आया है? लिखने का तरीका। आप एक साइड लाइबिलिटी एक साइड एसेट्स लिखते हो ना, मैं आपको सिंपल सा अगर बताऊं तो कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट इस तरीके से बनती है जहां पर आप एक ही साइड में सब कुछ लिख देते हो। यहीं पे आप लिखोगे अपनी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, जैसे यहाँ पे सिर्फ लाइबिलिटीज बोलते हो, वहां क्या बोलोगे? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इधर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आ जाती हैं, सारी लाइबिलिटीज आप यहाँ पे लिख दोगे, चाहे वो कोई सी भी हो, तीनों यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप सारे एसेट्स लिखोगे, चाहे वो कोई से भी हो, यानी कि यहाँ पे काम एक साथ ऐसे हो जाता है। यहाँ कोई ऐसे इधर से साइड नहीं है कि डेबिट लेफ्ट और राइट साइड नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके की। ठीक है, तो बस इतना सही फर्क है। आप एक बार बैलेंस शीट देख लो कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है, ये इस तरीके की बैलेंस शीट होती है। ठीक है, हाँ जी। तो अब जरा ध्यान दीजिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर। यहां पर मैंने आपको याद करने के लिए एक प्रॉपर एक टेबल बनाई है जहां पर आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि मेन हेड क्या है और सब हेड क्या है। बेसिकली यही क्वेश्चन निकल कर आता है इस चैप्टर से कि आपको यही पहचानना है कि मेन हेड्स क्या होते हैं और सब हेड्स क्या होते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही है इस चैप्टर से, मेन हेड और सब हेड पहचानने होंगे आपको। ठीक है, तो जैसे कि पर्टिकुलर्स में लिखा है कि हमने स्टार्टिंग करी पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज से, तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में ना 4 मेन हेड होते हैं। सबसे पहला मेन हेड शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 सब हेड है आपके पास, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। अब अभी मैंने आपको एक बात बताई कि शेयर होल्डर फंड किस किस को मिलाकर बोला गया मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखो ना, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। शेयर कैपिटल यानी कि जो पैसा बिजनेस में लगाया गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स के अंदर सारे रिजर्व, सरप्लस मतलब प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा चीज आई है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये होता क्या है? जैसे क्या होता है कि जब हम किसी को शेयर्स देते हैं ना, कोई अगर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, उसने पैसे दिए, बदले में हमने उसको शेयर्स दे दिए, राइट दे दिया। लेकिन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स का मतलब क्या होता है कि हमने ना उनके साथ डील तो कर ली है, हमने उनके साथ एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर डीलिंग कर ली है कि भाई हाँ हमारा शेयर 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, लेकिन अभी हमने उसकी डिलीवरी नहीं करी है शेयर्स की डिलीवरी मतलब अलॉटमेंट नहीं किया, अभी उन्होंने वो शेयर खरीदे नहीं है, बुकिंग हो गई आप कह सकते हो। तो यहां पर बदले में ना एक सर्टिफिकेट जाता है शेयर वारंट का।
जब आप शेयर्स खरीदते हो तो शेयर सर्टिफिकेट जाता है जहां पर आपको हिस्सा मिल गया उस कंपनी के अंदर, लेकिन यहां पर आपको एक एक्सपायरी डेट के साथ कि 6 महीने के अंदर अंदर आप ये काम कर सकते हो, जो हमने आपको प्राइस दी है इस प्राइस पे आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, तो बदले में हम उन्हें क्या दे देते हैं, शेयर वारंट दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है एक तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर डीलिंग कर ली है। उसके बाद सेकंड मेन हेड है आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन इसका कोई डिवीजन नहीं है, कोई सब हेड्स नहीं होते इसके, और इसके आने के चांसेस भी इसलिए सबसे कम होते हैं, ये कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि जब जिसका कोई सब हेड ही नहीं है। अब ये होता क्या है, इसका मतलब है कि आपने भाई जो शेयर्स होते हैं ना वो भी किश्तों में खरीदे जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। शेयर्स जब किश्तों में खरीदे जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आपने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देनी होती है। एप्लीकेशन मनी को हम ऐसे समझ सकते हैं बुकिंग अमाउंट, आपने गाड़ी बुक करी है तो उसका बुकिंग अमाउंट दिया है ना, बट अभी आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिली है, तो यहां पर भी यही हुआ कि आपने एप्लीकेशन मनी तो दे दी लेकिन आपके हाथ में शेयर्स नहीं आए, साल खत्म हो गया तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, तो उसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि हमने पैसा तो ले लिया है लेकिन अभी बदले में शेयर्स नहीं दिए हैं। नेक्स्ट, इसी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर आती है फिर हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, deferred tax liabilities, other current liabilities and long term provisions। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी क्या क्या होंगी, ऐसी बोरोइंग्स, ऐसे पैसे जो आपने एक लंबे समय के लिए उधार लिए हैं, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों को याद रखना है डिबेंचर। डिबेंचर्स कुछ नहीं है, 11th क्लास में आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है बिजनेस स्टडीज के अंदर कि डिबेंचर्स आर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ये सिर्फ इस बात की आपको इस बात के लिए एक्नॉलेज करता है कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है। देखो, जब हम पैसा उधार लेते हैं ना गुड्स और सर्विसेज के लिए, यानी कि ट्रेड करने के लिए, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं और वो 1 साल के अंदर अंदर होते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। बट कभी कभी आप अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसा ले रहे हो या किसी और पर्पस के लिए पैसा ले रहे हो लंबे समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो वो हमारे डिबेंचर्स के थ्रू लिया जाता है। तो डिबेंचर्स आपका एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, तो इसको अभी आप छोड़ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि भाई जो चीजें आपने लॉन्ग टर्म में नहीं लिखी होंगी वो सारी चीजें आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लिखनी पड़ेंगी। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देखो प्रोविजंस क्या होते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपने अपने कॉमर्स के बचपन में सिर्फ यही वाला प्रोविजन सुना अब तक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि जहां हमें अपने डेटर्स पर शक होता है कि वो हमारा पैसा नहीं देंगे, तो आप उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर होकर चल रहे हो, खतरों के लिए पहले से तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे ही कुछ प्रोविजंस जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में डालते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज को उनका प्रोविडेंट फंड देना है तो उसके लिए भी हम प्रोविजंस बनाकर चलते हैं पहले से ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ऐसा पैसा जो आपने उधार लिया है कम समय के लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप इसमें याद रख सकते हो। ट्रेड पेबल्स, यानी कि ट्रेड करने के लिए आपको पैसा देना है, तो ये 2 ही तरीके से देते हो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो आप इसे लिख लीजिएगा साथ साथ में कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं इसमें। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपकी कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपको कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है, किसी भी तरीके का कोई खर्चा जो अभी आपको पे करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का आपको सबसे बड़ा एग्जांपल जो याद रखना है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स, कि हमें हर साल टैक्स पे करना होता है। अब हर साल जो टैक्स पे करना होता है उसके लिए हम पहले से तैयारी रखते हैं, हम पहले से तैयारी करके रखते हैं, प्रॉफिट में से पहले से कुछ पैसा साइड में रखा जाता है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो बस यही थी लाइबिलिटी साइड। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड थी। क्या पढ़ा हमने लाइबिलिटी साइड में, पहले तो इसकी सबसे मेन की भी मेन हेड क्या है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, उस इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर आप ये कह सकते हो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज है दादी जी, उन दादी जी के 4 बच्चे हैं, कौन कौन, 4 मेन हेड, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर है आपके पास करंट लाइबिलिटी। ठीक, अब शेयर होल्डर फंड, बड़े वाली बेटी के भी आगे 3 बच्चे हैं, कौन कौन है वो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड एज शेयर वारंट अगेंस्ट द शेयर वारंट। उसके बाद दूसरी बेटी के अभी फिलहाल कोई बालक नहीं है तो याद भी नहीं करने। तीसरी बेटी के नॉन करंट लाइबिलिटी, उनके भी कितने बालक हैं, 4, कौन कौन से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फोर्थ क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
सबसे छोटी बेटी के यानी कि करंट लायबिलिटी के भी 4 बालक। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आपको ये फैमिली लायबिलिटीज की याद रखनी है। अब एसेट साइड पे अगर हम आए तो एसेट साइड तो सबसे आसान, वहां तो फिर भी 4 मेन हेड थे, यहां सिर्फ 2 ही मेन हेड्स आपको पढ़ने हैं, विच इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब यहां पर आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ये उन्हीं दादी के बड़े भाई थे, उनकी अपनी एक अलग फैमिली चल रही है, तो यहां पर उनके 2 बेटे हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, लेकिन उनकी भी फैमिली जो है कोई छोटी नहीं है, उनके आगे जो बालक हैं वो बहुत सारे हैं। तो देखिए जरा, पहला है यहां पर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था ना कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और उसी को हम यहां पर किस नाम से बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब उसके अंदर टेंजिबल भी आते हैं और इंटेंजिबल भी आ जाते हैं, और इसके अंदर आपके फर्दर 4 डिविजन्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये टेंजिबल एसेट्स हो गए। इंटेंजिबल एसेट्स आपकी गुडविल, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब चीजें। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट है, बट अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, तो अभी वो बन रही है। इसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, सेम यही चीज हम इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी कह सकते हैं। तो ये सारे फर्दर डिविजन्स थे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के। फिर उसके बाद इसी के अंदर आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये देखो जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के नाम से लिखा था। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अगेन आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसका आपको कोई सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्दर डिस्कशन इसके ऊपर हमें नहीं करना है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, याद है यहाँ पे बताया था भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके अलावा भी अगर कोई एसेट रह जाता है आपके पास तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। अब आते हैं करंट एसेट्स के अंदर। अब करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो वो होती हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए आप करते हो। आपने किसी और कंपनी के शेयर्स अगर खरीदे हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। बट कई बार ऐसी इन्वेस्टमेंट हम 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानी जाती है। इन्वेंट्रीज, आपका स्टॉक, आपका रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री 3 तरीके की पाई जाती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे कि आपका काम है फर्नीचर बनाने का, आप लकड़ियां लेकर आए, टिम्बर लेकर आए, तो दिस इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपने लकड़ियों से फर्नीचर बनाना शुरू किया, सपोज आप चेयर बना रहे थे, अभी सिर्फ चेयर का बेस ही बना है, तो दिस इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ चेयर्स बनकर रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक, उसके अलावा आप इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स, जैसे कि हम अगर काम कर रहे हैं तो लूज टूल्स इस्तेमाल करते होंगे, स्पेयर पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सारी चीजें यहीं आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब जिस तरीके से ट्रेड पेबल्स के अंदर हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को इंक्लूड करते हैं, उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हम लोग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये बात आपको लिख के रखनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि कैश और उसके बराबर की चीजें, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब यही पैसा जो आप लंबे समय के लिए उधार देते हो, वो पैसा आप कम समय के लिए भी तो दे सकते हो, 1 साल के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ गए। बस एसेट साइड कंप्लीट। तो एसेट साइड के अंदर मेन कितने मेन हेड्स हैं? 2। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कितने सब हेड हैं? सिर्फ सब हेड बताइए। सब हेड है 5। कौन कौन से? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा क्या था आपके पास? इन्वेस्टमेंट, यस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। अब इसी तरीके से करंट एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बैलेंस शीट याद? पता है आप लोगों ने 60% काम कर लिया अगर आपको इतना याद हो गया तो। अब मैं इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट पे और इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन के आता है वो किस तरीके से बन के आएगा?
देखो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा, अंडर व्हाट मेन हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड और शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इन सभी आइटम्स के आपको लिखने होंगे मेन हेड और सब हेड। मैंने यहाँ पे एसेट्स लाइबिलिटीज दोनों के मिक्स लिखे हैं। आपके क्वेश्चन में जनरली जो आता है ना, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन, वो हो सकता है सिर्फ एसेट साइड से आए या सिर्फ लाइबिलिटी साइड से आए। तो अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे लिख दिया ऑफ एसेट्स, तो आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि मेन हेड तो सिर्फ दो ही होते हैं वहां पे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इसका मतलब आप इधर वाला पार्ट तो बहुत इजीली फिल कर लोगे। और देखो हर एक चीज के नंबर होते हैं, 1.1 नंबर का है तो आधा आधा नंबर का हो गया। आपको सब हेड याद नहीं भी आ रहा, आपको मेन हेड तो पता है ना, तो मेन हेड से ही आपको 1 नंबर, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे जनरली 4 या 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो 1.5 नंबर या 2 नंबर मिलने के तो चांसेस हो गए। अगर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लिख दिया एसेट्स, इतना तो पहचान ही लोगे कि कौन सा नॉन करंट एसेट और कौन सा करंट एसेट है। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिख दिया लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में भी पता है आपको कि 4 ही मेन हेड होते हैं, जिसमें एक तो कभी नहीं पूछते। देखो साफ सीधी सी बात, 3 रह गए फिर कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो ये भी आप लिख दोगे आसानी से। तो अगर इस तरीके से चीजों को समझोगे तो करना आसान हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे क्योंकि मिक्स रखे हैं तो आपको पहचानना है कौन सा मेन हेड है। पहले मैं मेन हेड ही पूछूंगी आपसे, बिल रिसीवेबल्स, इसका मेन हेड बताइए। पहले तो मुझे ये बताइए ये एसेट्स में से है या लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज में से है? बिल्कुल सही बात, ये आपने पहचान लिया कि एसेट्स में से है। अब एसेट्स में से भी मेन हेड, यानी कि क्या ये नॉन करंट एसेट है या ये करंट एसेट है? वेरी गुड, ये आपके लिए करंट एसेट है। मेन हेड आपने पहचान लिया। अब नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, पैसा पहले से ही भर दिया, एसेट है। इतनी बात तो हमें 11th क्लास से पता है। अब एसेट है तो उसमें नॉन करंट या करंट? इंश्योरेंस प्रीमियम है ये, इंश्योरेंस प्रीमियम आप एनुअली क्वार्टरली भरते हो, यानी कि ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट। लाइफ स्टॉक, यानी कि लाइफ स्टॉक समझते हो, जैसे कि एनिमल्स वगैरह यूज होते हैं। अब एनिमल ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 साल के लिए लिया फिर बेच दिया, नहीं, ये नॉन करंट होते हैं, ये लंबे समय के लिए इस्तेमाल होने वाले होते हैं, तो ये नॉन करंट हो गया। लूज टूल्स, यानी कि वही टूल्स मशीन्स के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, लूज टूल्स करंट एसेट्स का पार्ट हो गए। गुडविल, तो ये तो हम सभी को पता है कि ये एक नॉन करंट एसेट होता है। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व यानी कि हमारा पैसा, पहले तो ये बताओ एसेट्स है या लाइबिलिटी है? अब तक यहाँ तो आपको फटाफट पता चल रहा था कि सारे एसेट्स हैं। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, रिजर्व। और प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? किस साइड प्रॉफिट पड़ा आपने अभी देसी बैलेंस शीट में? लाइबिलिटीज, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी और इक्विटीज, देखो लाइबिलिटीज में भी ना 2 कैटेगरी हैं, वहां पे सिर्फ लाइबिलिटीज वाली साइड थी देसी वाली में, अपग्रेडेड वर्जन में इक्विटीज और लाइबिलिटीज 2 चीजें हैं। तो अब यहां से आपको ये पता लगाना है कि क्या ये इक्विटी है या ये लाइबिलिटी है। देखो कैपिटल रिजर्व कोई ऐसा पैसा नहीं जो हमने किससे उधार लिया हो, ये हमारा ही पैसा है जो हमने जोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये इक्विटी का पार्ट है। और पूरी बैलेंस शीट में इक्विटी सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड, ठीक। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, सबसे पहली चीज डिवेंचर्स हैं यहाँ पे, ये देखो डिवेंचर्स हैं। डिवेंचर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लाइबिलिटी को। डिवेंचर्स मैंने आपको क्या बोला था, लंबे समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं? तो कौन सी लाइबिलिटी हुई? बिल्कुल सही, ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब देखो क्या है टैक्स, आप प्रोविजन छोड़ो, आप देखो टैक्स है, टैक्स पे करना होता है, सो टैक्स इज अ लाइबिलिटी। पर टैक्स क्या आप 3-4 साल में एक बार भरते हो? हर साल भरते हो ना, तो हर साल वाले पैसा क्या होता है आपका? करंट लाइबिलिटी। देखो लिंक बनाओगे तो ही चीजें समझ में आएंगी, ना जाने इसमें कितने सारे ऐसे हैं, ऐसे याद नहीं रख सकते आप लिंक बनाओ, लॉजिकली सोचो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा पे करना है ना, और ये आउटस्टैंडिंग वाले खर्चे 1 साल के अंदर पे करने वाले होते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, जैसे लूज टूल होते हैं ऐसे स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स होते हैं,
तो ये भी होते हैं आपके करंट एसेट्स। चलो ये काम तो हमने कर दिया है। अब देखो कितने मेरे पास करंट एसेट है, 1 2 3 4। अब मैं एक ही बार पहले सारे करंट एसेट्स वाले फिल करूंगी। करंट एसेट्स के अंदर 5 चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या थी हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या इसमें से कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं, किसी में नहीं आएगा। उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब किसी चीज का कोई स्टॉक है, तो आपके पास ये लूज टूल्स, ये इन्वेंट्रीज हो गई, और आपके पास ये इन्वेंट्रीज हो गई। इसके अलावा तो नहीं है, ठीक है। अगले आपके पास क्या था फिर उसके अंदर, ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो पैसा मिलना है ट्रेड करके, दो चीजें आती थी उसके अंदर, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो ये क्या है आपके, ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है उसके बाद, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ना पैसों की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। फिर आते हैं अदर करंट एसेट और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, ये अदर करंट एसेट है। देखो कितना आसान है ना पता लगाना। अब नॉन करंट एसेट्स पे चलते हैं। मेरे पास नॉन करंट एसेट है 1 2, ये दो ही फिल करना है मुझे। अब नॉन करंट एसेट्स में पहली चीज थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब टेंजिबल एसेट्स के बारे में। अब देखो टेंजिबल चीजें हैं क्या आपके पास, नॉन करंट एसेट ये तो इंटेंजिबल है, बट इसका सब हेड क्या है, यही जो मैंने अभी बोला, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और क्या बोल रहे थे आप उसे, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और दूसरा नॉन करंट एसेट कौन सा है, ये लाइफ स्टॉक। भाई है तो टेंजिबल ही ना, प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से हमारी, ये लाइफ स्टॉक एक तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है। तो आप इसके लिए भी यहां पे लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और पूरी हेडिंग है देखो इसकी, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। आप चाहें पूरा लिखना है आपको क्योंकि ये मेन सब हेड आपका। आप चाहें तो इसका फर्दर जो वो ए पार्ट लिखा हुआ था ना सिर्फ, क्योंकि ये इंटेंजिबल तो नहीं है, तो आपको इसको फर्दर भी लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आते हैं ये, इंटेंजिबल में नहीं है। ठीक है, चलिए हमने एसेट्स वाले फिल कर लिए। अब शेयर होल्डर फंड पे अगर मैं आऊं तो शेयर होल्डर फंड में तो दो ही चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो साफ साफ दिख तो रहा है ये रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे पास सिर्फ एक ही है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में कितने थे, 4। कौन कौन से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर दूसरा था हमारे पास क्या, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फिर तीसरा था हमारे पास क्या, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। आप ये सही बात कह रहे हो कि डिबेंचर्स जो हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, बट उसके ऊपर पे किया जाने वाला प्रीमियम क्या कहलाएगा, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट अब आते हैं करंट लाइबिलिटी। कितनी करंट लाइबिलिटी थी, वो भी 4 थी। सबसे पहली करंट लाइबिलिटी क्या थी हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक, दूसरी करंट लाइबिलिटी क्या थी, ट्रेड पेबल्स। तीसरी अदर करंट लाइबिलिटी, और फोर्थ क्या थी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे जाऊं क्योंकि मुझे यहाँ पे एकदम से क्लिक हुआ कि प्रोविजन है, तो ठीक है ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोरोइंग है, मैंने पैसा उधार लिया है, नहीं मैंने सर्विस ली होगी उसके बदले में पैसा उधार हुआ होगा, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी है। क्योंकि ट्रेड पेबल तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां क्रेडिटर और बिल्स पेबल आते हैं, तो ये हो गया आपके अदर करंट लाइबिलिटी। तब आपको समझ आया किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो देखो मैं सही बताऊं, हमने जो ये क्वेश्चन किया है ना, इससे आपको काफी हद तक ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और सही बताऊं तो ये चैप्टर आपको इतना ही करना है, बस 1-2 बातें मैं और बताऊंगी, पर ये कह सकते हो कि आपने 70-80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस भी है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है। तो फिलहाल आप यहीं तक इसे प्रिपेयर करो, और मेरा मानना यही है कि वो जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आप कर डालोगे। आगे अगर हम पढ़ें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल। तो जरा उसको पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। देखो ऑपरेटिंग निकला है वर्ड ऑपरेशन से, और ऑपरेशन मींस कि हम जो काम करते हैं। तो अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग यही होता है दैट द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग
एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कि अगर आप कोई एक मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसी भी चीज की, तो आपके पास उसका रॉ मटेरियल आया, उसके रॉ मटेरियल के आने से लेकर, उसके बनाने से लेकर, उसके बिक जाने तक और पैसे मिल जाने तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। यानी कि जब आप रॉ मटेरियल लेकर आए थे, आप अपना पैसा खर्च करके आए थे, तो आपको अपना वो पैसा वापस चाहिए। तो जब तक आपको उसके ऊपर वो पैसा वापस नहीं मिल जाता, तब तक का समय ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? आप रॉ मटेरियल लेकर आए, आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको बेचा, चाहे उधारी में बेचा चाहे कैश में बेचा। अगर कैश में बेच दिया होगा तो पैसा तुरंत आ गया, तो ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो गया वहीं पे ही। लेकिन अगर आपने उधारी में बेचा, तो उधारी से भी जब तक पैसा नहीं आ जाता, तब तक का समय ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसको एक एग्जांपल से देखिए आप, कि सपोज हमने किया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखो लिखा है, और 3 मंथ्स तक वो रॉ मटेरियल हमारे पास है। उसके बाद हमने उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करी रॉ मटेरियल की, और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। 4 मंथ्स का टाइम लगा। फिनिश गुड्स बनने के बाद भी 2 महीने तक एज एन इन्वेंट्री वो हमारे पास सामान रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में बिक जाएगा। उसके बाद हमने उस फिनिश गुड्स को बेचा अपने डेटर्स को, और जब डेटर्स को बेचा तो उन्होंने भी हमसे 4 महीने का समय लिया। 4 महीने के बाद हमारे पास पैसा आया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मेरे रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट होने में कितना समय लगा? 3 + 4 + 2 + 4 यानी कि 13 मंथ्स लगे आपको अपने रॉ मटेरियल को फिर से कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? याद है, आप लोग क्या पढ़ते हो? करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। कोई क्राइटेरिया है क्या कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? आप कहते हो कि जो 1 साल तक की चीजें होती हैं, 1 साल के अंदर अंदर जो एसेट्स रियलाइज हो जाते हैं, आप उसे करंट एसेट्स कह देते हो। ऐसी 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ की जाने वाली लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी होती है, और मोर देन 1 ईयर वाली लाइबिलिटी नॉन करंट, और 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाले एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। बट ये 1 साल का क्राइटेरिया ही कहां से आया? ये 1 साल का क्राइटेरिया ऑपरेटिंग साइकिल से ही आया। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होता, तो हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का है। इसीलिए आज तक अपने कॉमर्स के बचपन से लेकर अब तक भी, जब तक मैंने आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था, आप यही कहते आ रहे हो कि 1 साल तक की लाइबिलिटीज करंट और 1 साल के आगे की नॉन करंट, 1 साल तक के एसेट्स करंट और 1 साल तक के बाद वाले नॉन करंट होते हैं। बट वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का हम मान कर चल रहे हैं। बट कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 13 मंथ्स, अभी पढ़ा ना 13 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट होने में 12 महीने ही लगते हो। क्या पता 12 महीनों से कम लगते हो, और क्या पता 12 महीने से ज्यादा लगते हो। तो ऐसे में नॉन करंट और करंट की डेफिनेशन अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि कोई एक कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स का है, तो आप मुझे बताइए कि उनके लिए करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी कहलाएगी? हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि देखो, मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ का होता है, मिनिमम। ठीक है, अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स का है, 8 मंथ का है, 5 मंथ का है, 6 मंथ का है, यानी कि लेस देन 12 मंथ भी अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, तब भी हम ये अपनी करंट लाइबिलिटी को सेटलमेंट करने के लिए 12 महीने का समय देंगे ही देंगे। समझ गए इस बात को? अगर किसी बिजनेस फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल भले ही 12 मंथ से कम क्यों ना हो, तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि जितने मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है उतने मंथ में ही करंट लाइबिलिटी को पे करना। नहीं, हम तब भी आपको टाइम पीरियड देना है 12 महीने का, यानी कि आप ये कह सकते हो मिनिमम टाइम पीरियड 12 मंथ्स का है। बट अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा है, सपोज 15 मंथ्स है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वहां पर जो करंट लाइबिलिटी है वो कब तक की मानी जाएगी? 15 मंथ्स तक। यानी कि अगर आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स है, तो आप 15 महीने के अंदर अंदर अपनी करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे आपको, यानी कि करंट लाइबिलिटी कहां तक की कहलाएगी? 15 मंथ्स तक की, और 15 मंथ से आगे तक की लाइबिलिटी आपकी नॉन करंट कहलाएंगी। सेम यही रूल अप्लाई होगा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के लिए। बात समझ आ गई है? चलिए एक बार रीड कर लेते हैं जरा, क्या कहता है हमारी बुक क्या कहती है। व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल कांट बी आइडेंटिफाई, इट इज अज्यूम्ड टू बी ऑफ 12 मंथ्स। अब तक आपको क्योंकि इस चीज का ज्ञान नहीं था कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो अब तक यही मान के चल रहे हैं कि 12 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल होता है। कुछ नहीं मेंशन हो तो भी यही कहेंगे कि 12 मंथ्स है। ठीक, बट अगर आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है 12 मंथ से कम का है, सो एसेट्स रियलाइज्ड, लाइबिलिटी सेटल्ड विद इन द 12 मंथ्स कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी।
बात समझ आ गई कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम का होगा तब भी कितना मानेंगे, 12 महीने ही मानेंगे ऑपरेटिंग साइकिल को। सेम कहानी इक्वल टू 12 मंथ्स के लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, ठीक है, बात समझनी है हमें ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए। सो ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए लिखा है एसेट्स रियलाइज्ड, लायबिलिटीज सेटल्ड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से 12 मंथ्स, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज करंट एसेट और करंट लायबिलिटी टिल 15 मंथ्स। भाई अगर आपका जो 15 महीने तक की चीजें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, और 15 महीने से आगे वाली नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी। चलो भाई समझ आ गया ऑपरेटिंग साइकिल। इसके बुक में आपको 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको करके देखना, आप समझ पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट कराने जा रही हूँ। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पढ़ ली, उसका क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैंने आपको बता दिया, मेन हेड और सब हेड आता है। सेकंड हमारी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ नया सा लग रहा है ना, अनजाना सा है, जाना पहचाना तो वो था, ऊपर लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड थी। हाँ जी, सो वहां पे होता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे आप, बाय साइड में सारी इनकम लिखते थे, और डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस लिखा करते थे, फिर नेट प्रॉफिट आता था। अब यहाँ पे फिर से वही बात कि अब आप हायर वर्जन पे आ गए हो। कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, वहां आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना ट्रेडिंग और पीएनएल अलग अलग बनाते थे, एक ही फॉर्मेट में बनाते थे, लेकिन बनाने का तरीका अलग था। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें एक साथ ही करनी है हमें। ठीक है, और मैं कहूंगी वहां से सिंपल है। यहाँ वहां पे मुझे लगता है कि शायद तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी, यहाँ पे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इधर आप लिखा करते थे बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इधर आप लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सेल्स भी नेट सेल्स और परचेजेस भी नेट परचेजेस हुआ करती थी। उसके बाद इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करते थे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, और इधर अगर आता था तो वो ग्रॉस लॉस हुआ करता था। पहले इसी की बात करती हूँ, मुझे पहले यही सारी चीजें लिखनी है। जिसे आप यहाँ पर नेट सेल कहा करते थे, हम यहाँ पर उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, पहली बात आपको यहां से क्या पता चली कि यहाँ कंपनी अकाउंट्स में नेट सेल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि अपना काम करके जो आपके पास पैसा आता है उसे तो हम सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर सेल्स का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या निकल कर आया, नेट सेल्स। और नेट सेल्स हमेशा कैसे निकलती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन है आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उन्होंने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक काम कर दिया कि भैया सारा पैसा जो आपके पास आ रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट की साइड का था चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, भाई दोनों में क्रेडिट साइड में पैसा आना लिखते हो ना, वो एक साथ लिख दो, और खर्चे एक साथ लिख दो। अब आप मुझे बताओ कि परचेजेस जो आप ट्रेडिंग में लिखा करते थे वो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है या फिर इनकम को, एक्सपेंस को। तो देखो ये ऊपर वाली साइड ना इनकी इनकम साइड होती है। हमने सबसे पहले नेट सेल्स हमारी मेन इनकम होती है, उसके अलावा जो भी पैसा आप कमाते हो बिजनेस के अंदर, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो, जैसे कि आपको कोई कमीशन रिसीव हुई है, कोई रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, किसी भी तरीके का आपको पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो आप अदर इनकम में डाल देना। मतलब 2 ही हेड बताया उन्होंने हमें इनकम के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दोनों को प्लस कर दोगे टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है भाई, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ही तो होता है। बेसिक फॉर्मूला हमने यही पढ़ा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बनाइए। ठीक, उसके बाद एक्सपेंस, अब आपने कहा परचेजेस, अब परचेजेस क्योंकि एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो ये रहा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, मिल गया यहाँ से। उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लिखते हैं हम यहाँ पे, किस नाम से, चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके हम चेंज इन इन्वेंट्री निकालते हैं, और इन्वेंट्री 3 तरीके की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तो तीनों का एक साथ यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, तो वो हम कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब वही है, जो काम आप वहां करते थे अलग अलग, वो हम यहाँ पर एक साथ करते हैं। हमने लेकिन यहाँ पे क्या किया, इनकम एक साइड लिख दी, चाहे वो ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, और इसी तरीके से हमने एक्सपेंसेस एक साथ लिख दिए, चाहे ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कुछ भी है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस के ना आपको ये हेड ध्यान रखने हैं। कितने हेड्स है हमारे पास एक्सपेंसेस के, 1 2 3 4 5 6 7 हेड्स है हमारे पास। ठीक, पहला हेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि जिस मटेरियल को आप इस्तेमाल करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। कॉस्ट मतलब समझते हो, लागत, कितना पैसा आपने खर्च किया, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी यहाँ पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है वो।
परचेज यानी कि रॉ मटेरियल खरीदना, चेंज इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है आपका, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस यानी कि जो भी पैसा अपने एम्प्लॉइज को देते हो, क्या देते हो, सैलरी देते हो, सैलरी से रिलेटेड कमीशन दे दो अगर किसी अपने एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय की बात हो रही है, देखो और किसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे आप, हाँ जो भी पैसा आप अपने एम्प्लॉय को देते हो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी। इसके बाद आती है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपने जितनी भी उधारी ले रखी होगी, जितनी भी बोरोइंग्स होंगी, लोन वगैरह होंगे, उस पर आप लोग इंटरेस्ट भरते होगे, तो वो इंटरेस्ट सारी चीजें आपकी यहाँ आएंगी इंटरेस्ट से रिलेटेड, फाइनेंस कॉस्ट कि आपने जो पैसा उधार लिया उसका पैसा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आपके पास कुछ टेंजिबल एसेट्स होंगे लाइक मशीन, प्लांट, फर्नीचर, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते होगे। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है। कुछ हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक गुडविल, पेटेंट, जो अमोर्टाइज्ड होते हैं, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना अमोर्टाइजेशन कहलाता है। तो चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, अगर उनकी वैल्यू फॉल हो रही है तो वो आप यहाँ लिखोगे। अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा कुछ भी छूट गया है अगर, तो वो आप सारी चीजें कहाँ लिखेंगे, अदर एक्सपेंस में। उसके बाद आपने सभी एक्सपेंसेस का टोटल कर लेना है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करेंगे, आपको मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, यानी कि जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। समझ आ गया आपको, फॉर्मेट समझ आ गया पूरा क्या है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको भी इतना ही करना है, दे रखे हैं बैक क्वेश्चंस इसके भी, बट मैं कहूंगी बस एक बार आप इस फॉर्मेट को अच्छे से कर लो, बैक क्वेश्चंस ट्राई करना, ऐसे कुछ खास नहीं है। मेन आपको प्रैक्टिस करनी है बैलेंस शीट की, वो तो मैंने आपको इसलिए समझा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि चैप्टर 3 जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज, उसमें आएगा इसका मेन काम, तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट यहीं पे उस चीज का समझा दिया है, ठीक है। अब चैप्टर के आगे थोड़ी सी लास्ट की थ्योरी बची है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो आपको ना जैसे कि 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं वो कि इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना एमसीक्यू में थ्योरी लायक, तो बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कैश फ्लोज के बारे में, वो आपको ट्रू और फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस का, आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हो ये वो बताते हैं आपको। उसके अलावा एक मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है। तो ये उद्देश्य के साथ ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। उसके बाद कैसी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या इसेंशियल्स है। पहली बात अंडरस्टैंडेबिलिटी, देखो आप लोग भी क्लास 12th में हो, ऐसा नहीं कि आप आज ही अकाउंटेंट बन गए हो, बट आप लोगों को ना एक प्रोजेक्ट बनाना है अकाउंटेंसी के अंदर, जहां पर आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे। आप ये बताओगे कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। तो ऐसे में अगर आपको देखकर समझ आती होगी तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए और जो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करे, तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए। आप देख रहे हो इस वाले फॉर्मेट के अंदर मैंने 2 कॉलम बनाए हैं रुपीज वाले, एक में मैंने लिखा है फिगर्स ऑफ करंट ईयर और दूसरे में लिखा है फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। दैट मींस मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरी नेट सेल्स लास्ट ईयर कितनी थी और इस साल कितनी हुई, तो कंपैरिजन हो सके। थर्ड, टाइमलीनेस यानी कि टाइम पीरियड, आप देखते हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एट दी एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, तो जब भी आपको जरूरत है तब भी आप साल में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर की देख पाओगे, करंट ईयर की कब देखोगे, जब वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। बट पता है ऐसा नहीं है कि एट द एंड ही देख पाएंगे, कुछ क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी बनाई जाती हैं, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ना सिर्फ वही लिखी हो। वेरीफिएबल, हर वो चीज जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं हम उसको वेरीफाई कर सकते हो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। इसेंशियल्स क्लियर। नेक्स्ट लिमिटेशन, ये ना अब आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशन मतलब क्या कमियां हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, याद है आपने 11th पे पढ़ी थी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वही है सेम। देखो जरा, सबसे पहला ये सारी चीजें ना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होती हैं, मतलब जो आपने एक बार एसेट जितने का खरीदा आप उतने पे उसको लिखते आ रहे हो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो वही शो कर रही है, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होती है। एस्टिमेट्स इसको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ हम ना बहुत सारी चीजें ऐसी करते हो जिसको आप एस्टिमेट करते हो, वही मैंने आपको एक बार पहले बताया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, देखो मेरी कंपनी हो सकता है मैं कोई और पॉलिसी यूज कर रही हूँ, आप कोई और पॉलिसी यूज कर रहे हो, तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को आप यहाँ पे देखते ही नहीं हो, आप इग्नोर कर देते हो, जबकि वो बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर कर दिया जाता है,
पहले पॉइंट से निकलता है ये वाला तो, कि क्योंकि आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। कैन नॉट मीट द पर्पज ऑफ ऑल द पार्टीज, और हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप यहाँ पर। आप चाहो कि हर पार्टी की डिमांड को आप सेटिस्फाई कर पाओ तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने ना इसके अंदर वो सारी थ्योरीज यहाँ पर कवर अप करी हैं जो आपके लिए जरूरी है पढ़नी। मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी आपको कवर करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, मैंने वो सारी कवर कर दी है, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। सो पार्ट बी के अंदर हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पूरा कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर था, 3 to 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को मिल जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपने ये तो सीख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है किसी कंपनी की, का एक फॉर्मेट देख लिया आपने, उनके मेन हेड सब हेड वाली चीजें देख लिया आपने, उसकी लिमिटेशंस पढ़ ली। अब उन स्टेटमेंट्स को एनालिसिस कैसे किया जाता है, यानी कि किस तरीके से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कुछ जानने के लिए बना रहे हैं ना, हमें उनसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उन स्टेटमेंट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, बेसिकली वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो हम लोग आज कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले तो हम मीनिंग समझेंगे, फिर हम वो टूल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, किस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं, यानी कि टाइप्स पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस पढ़ेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं इस एनालिसिस के अंदर और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। पहली बात तो देखो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना चाहते हो, यानी कि एनालाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कुछ सिस्टम होगा ना, बिना सिस्टम के तो काम चलता ही नहीं है। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है of analyzing the financial information in the financial statement to understand and to take the economic decision। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है? एक तरीके की ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि हम उनको बहुत आसानी से समझ सकें और अपने उसी चीज से रिलेटेड डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैंक के पास जाते हो और उस बैंक से लोन मांगते हो, तो बैंक कहेगा कि ठीक है, आप हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करो। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर वो बैंक क्या देखेगा? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताती है। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो ये चेक करेगा कि ऑलरेडी इनके पास कितने डेट्स हैं, इनके पास एसेट्स कितने हैं, इनकी लाइबिलिटीज कितनी है। इनकम की बात करूं तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर ये चेक करेगा कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? ये मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर फिर उन स्टेटमेंट्स को देख के ही वो बैंक डिसीजन लेगा ना कि उसे आपको लोन देना है या नहीं देना है, और अगर देना भी है लोन तो कितने का देना है। भाई वो भी तो अपने फंड की सिक्योरिटी चाहता होगा ना, कि आज वो अगर आपको पैसा उधार दे रहा है तो कल को आप उसके पैसे को देने लायक हो या नहीं। उस सारी चीजों को चेक करने के बाद ही वो सैंक्शन करेगा ना एक अमाउंट। तो ये सारी चीजें किससे पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो उसने वो जो एनालाइज किया अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाली, तब जाके डिसीजन लिया ना। तो बस यही कह रहा है आपका मीनिंग। नेक्स्ट, अब कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो? तो हमारे पास यहाँ पर 4 टूल्स हैं और चारों ही आपको इस बुक के अंदर पढ़ने हैं। ये चारों ही चीजें हमें बुक के अंदर प्रैक्टिकली पढ़नी है, जिसमें पहला है टूल आपके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगला ही जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम यही स्टेटमेंट्स को बनाना सीखेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसके बाद रेशियो एनालिसिस का हमारा पूरा एक चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी हमारा पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हमें अभी पढ़ने हैं, जिसपे हम इन्हीं टूल्स के ऊपर वर्क करेंगे कि कैसे ये टूल्स हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब फर्स्ट वाले पे आते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से कुछ कुछ चीजों को समझना और कुछ कुछ चीजों को आपको हैंड टू हैंड लर्न भी कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, कंपैरिजन कर रहे हो। अब कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है? इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 or more years with
चेंज इन अमाउंट इन एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म। देखो हम यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहते हैं। कैसा कंपैरिजन करना चाहते हैं? जैसे कि आप अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे मेरे को करना है खुद का कंपैरिजन खुद से, कि मैं पिछले 5 साल से अगर अपनी कंपनी चला रही हूँ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैंने पिछले 3-4 साल का डेटा लिया और देखा कि मेरे पिछले 3-4 साल से सेल्स, सपोज करो कि मैं 2018 से अगर अपना डेटा एनालाइज कर रही हूँ 6 साल से, तो 2018 की सेल्स देखी, 19 की देखी, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से मैं सेल्स देखती हुई आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ही कंपैरिजन कर रही हूँ 2 या 2 से ज्यादा साल का। तो दिस इज कंपैरेटिव स्टडी। देखो कंपैरिजन 2 तरीके का होता है। एक होता है जब हम अपना कंपैरिजन खुद से करते हैं, और एक होता है कि हम किसी और से अपना कंपैरिजन करते हैं फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, तो अगर मैं अपना कंपैरिजन कर रही हूं खुद से, इसे बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? इंट्रा कंपैरिजन। इंट्रा कंपैरिजन क्या है? खुद का कंपैरिजन, खुद का कंपैरिजन खुद से फॉर 2 और मोर ईयर्स। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं सेम ईयर के लिए अपना कंपैरिजन करती हूं किसी और के साथ, जैसे कि मैं भी एक कंपनी चला रही हूं और सेम काम कोई और कंपनी भी करती है, तो मैंने 2023-24 की अपनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, उनकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, तो मैं कंपैरिजन कर रही हूं। सो दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। अपना कंपैरिजन इंट्रा, किसी दूसरे के साथ इंटर। समझ गए? और ये दोनों ही कंपैरिजन किसके अंदर होते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर। बात समझ आ गई? ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल 2 और मोर ईयर्स। इस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को लिखोगे ना कि आप ईयर्स लिख रहे हो और ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो ना, जैसे कि आपने रेवेन्यूज लिखे तो आप इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पे इसे कैसा एनालिसिस कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ पर जनरली ये इंट्रा और इंटर दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन साइज। अब कॉमन साइज का मतलब क्या हुआ? कि यहां भी कंपैरिजन होता है लेकिन यहां बेस सेम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करी, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या कहता है? मैंने कहा 2023 में ना मेरी जो सेल्स थी वो 10 लाख की थी, लेकिन 2020-24 में मेरी सेल्स 12 लाख की हो गई। तो मैंने कहा कितने से चेंज आया? 2 लाख से। तो मैंने कहा परसेंटेज निकालते हैं, तो मैंने निकाला 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तभी तो मुझे पता चलेगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आपको एक परसेंटेज मिल गई। बट यही चीज जब मुझे कॉमन साइज में करनी होगी ना, तो कॉमन साइज के अंदर बेस सेम हो जाता है। अब जैसे कि कंपैरेटिव में मुझे जिस भी चीज का कंपैरिजन करना होगा उसका बेस चेंज होता चला जाएगा। चलो मैंने रेवेन्यू की बात करी, अब मुझे वहां पे कंपैरिजन करना था एक्सपेंसेस का, तो पिछले साल के एक्सपेंसेस 50,000, इस साल के एक्सपेंसेस 60,000, तो कितने का डिफरेंस आया? 10। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, हर बार बेस चेंज होगा एज पर द आइटम। बट जब मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करूंगी ना, तो मुझे बेस सेम रखना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको किसी भी आइटम का अगर कंपैरिजन करना है तो सेल्स के बेसिस पे करना है। हर किसी के अपॉन में आपको उस साल की सेल्स लिखनी है, हर किसी के अपॉन में जो बेस होगा। जैसे कि अब मुझे क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो अपॉन में 500 ही लिखूंगी, यानी कि किसी के अपॉन में 400, किसी के अपॉन में 600। बात समझ आई आपको? ठीक है, चलो, तो कॉमन साइज या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या है? इट इज ऑल्सो द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 और मोर ईयर्स। अब देखो दोनों की स्टार्टिंग डेफिनेशन बिल्कुल सेम है ना, बट डिफरेंस है ना कहीं ना कहीं। कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेजेस टेकिंग अ कॉमन बेस। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? एक बेस आपने कॉमन ले लिया है, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो। और इसको कौन सा एनालिसिस कहा जाता है? वर्टिकल, क्योंकि यहां पर बेस सेम हो चुका है, आपको बार बार उसी को अपॉन में लिखना है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस क्या है? यहां पर हम थोड़ा सा मैथ्स की तरफ चलते हैं। आप जब ये चैप्टर भी करोगे ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी मैथ्स की याद आएगी। इसमें ऐसे जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कहेंगे कि ये क्या, जिससे पीछा छुड़ाया था फिर आ गई, ये तुम्हारी एक्स है जो तुम्हारे पास वापस आएगी किसी और रूप में। वो होता है ना कि जब कोई नई आती है तो कई बार उसमें झलक दिख जाती है पुराने वाले की भी, तो बस ये कुछ वही है, यही समझ लो। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? इट इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रिलेटेड
और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, आप उनकी कुछ रेशियोज कैलकुलेट करोगे। जैसे कि मुझे जानना है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, लाइक नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियोज। तो उससे परसेंटेज के फॉर्म में मुझे पता चल जाएगा कि मेरी फर्म कैसे चल रही है। लिक्विडिटी रेशियोज हैं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि करंट एसेट्स के कंपैरिजन में करंट लायबिलिटीज कितनी है, डेट्स के कंपैरिजन में इक्विटी कितनी है। तो इस तरीके से कुछ रेशियोज हम निकालेंगे जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताएगा? वही फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। हमारे बिजनेस में अलग अलग जगह से पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये बताएगी कि अलग अलग जगह से कितना पैसा आता है और कितना पैसा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में हमें चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको 4 चीजें बस याद रखनी है कि कितने टूल्स है हमारे पास, 4 है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। मतलब अगर क्वेश्चन बनना हो ना तो इस टॉपिक से बिल्कुल बनना चाहिए, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आपको। ठीक है, पास 4 तरीके के एनालिसिस है यहाँ पर, मतलब 4 तरीके के टाइप्स है, 4 टाइप्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के। एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्सटर्नल इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा एनालिसिस जिसको आप, जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो पब्लिश की जाती होगी, और जिसको कौन इस्तेमाल करते होंगे? एक्सटर्नल यूजर्स। देखो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 तरीके के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपकी बातें 2 लोगों को पता होती है, एक आपके घर वालों को और एक बाहर वालों को। तो कंपनी के भी ये 2 लोग होते हैं, कुछ घर वाले होते हैं, कुछ बाहर वाले होते हैं। घर वाला कौन है? उनके मैनेजमेंट, और वो लोग जिन्होंने उस बिजनेस से पैसा लगाया है। ठीक है, और बाहर वाले कौन से लोग हैं? बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक है, क्रेडिटर्स है, ये सारे लोग बाहर के लोग हैं। तो अगर किसी बाहर वाले को कंपनी के बारे में जानना है तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनालिसिस आर कैरिड आउट बाय द आउटसाइडर, ये बाहर के लोग करेंगे। डिपेंड ऑन द पब्लिश अकाउंट्स, कि हमने जो डेटा पब्लिश कर रखा होगा। आप खुद चाहें तो बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं। आज ही डाल लो एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस, आपको मिल जाएगी, आपको देख सकते हो इन सब चीजों को। तो ये क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स इस्तेमाल करते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस। बट यहां पर अगर मैनेजमेंट अपनी कंपनी के बारे में कुछ पता लगाना चाहती है तो वो करती है इंटरनल एनालिसिस। कुछ बातें ऐसी होती है जो अंदर की होती है और अंदर ही रहती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैनेजमेंट जानना चाहती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो वो कौन सी एनालिसिस करती है? इंटरनल। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अभी तो पढ़ के आए हो, बताओ कौन से स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल कहा गया था? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, और वर्टिकल को कॉमन साइज। तो बस उसी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लो। इट इज अ रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ऑल्सो नोन एज डायनामिक एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, और नाम ही निकल कर आया है। एब्सोल्यूट परसेंटेज के टर्म्स में आप निकालते हो। इंट्रा फर्म, इंटर फर्म, दोनों तरीके के कंपैरिजन आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर ओनली, लेकिन वर्टिकल में सिर्फ 1 साल का कंपैरिजन कर रहे हो। ऑल्सो नोन एज द स्टैटिक और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, यानी कि यहां पर आप क्या कर रहे हो? अपना कंपैरिजन किसी और के साथ कर सकते हो। ज्यादातर जो आपका कॉमन साइज वाला होता है वो इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परसेंटेज के टर्म्स में सब कुछ निकालते हो, एंड इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स द कंपैरिजन। आप यहां कंपैरिजन की तरफ बढ़ रहे हो। ज्यादातर हॉरिजॉन्टल इंट्रा फर्म के लिए यूज किया जाता है और वर्टिकल इंटर फर्म के लिए। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या करना होगा भाई? सबसे पहले तो आपको रीअरेंज करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करोगे, फिर आप एक एनालिसिस करोगे, यानी कि उसको पूरा एक डिटेल में उसको चेक करोगे, फिर उसके बाद होगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? एक तरीके के रिजल्ट, क्या फाइंड आउट किया। जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स, उसी की एक परसेंटेज निकाली, फिर एक होता है ना रिमार्क का कॉलम, वो होता है इंटरप्रिटेशन। वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स।
ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम क्यों करते हैं? पहला, क्योंकि हमें अर्निंग कैपेसिटी जाननी है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है अपने बिजनेस की, मैनेजर एफिशिएंसी को जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी चेक करनी है, हमें ये जानना है कि हमारा बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता, और शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता है। तो इसके लिए जब हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें ये बात पता चल जाती है। इंटरफर्म कंपैरिजन अभी पढ़ के आए हैं। फोरकास्टिंग, हम फोरकास्टिंग यानी कि आगे फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, बजट्स बनाने होते हैं हमें बिजनेस के अंदर तो उसके लिए काम आती है। और हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को चाहते हैं कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब हर कोई उन स्टेटमेंट्स को समझ सकता हो। अब आते हैं यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, डेट एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन, जर्नल बिजनेस एनालिसिस। तो सबसे पहला यूज है हमारे पास सिक्योरिटी एनालिसिस से रिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिकली जब एक इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि जिस भी फॉर्म के अंदर उसने पैसा लगाया है वो किस तरीके से डिविडेंड देती है, बेसिकली ये जानना है उसे कि उसका पैसा कितना सिक्योर है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट एनालाइज। क्रेडिट एनालाइज का मतलब है इस एनालिसिस को करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि नए कस्टमर के साथ हमें किस तरीके से डील करना है। क्रेडिट मतलब उधारी, आप एक उधार देने जा रहे हो, तो जब उधारी देने जाओगे तो ये चेक करोगे ना कि आप नए कस्टमर के साथ ये डील करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या और उधार देने लायक आप हो या नहीं हो, या आपको कैश की रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी चीजों के लिए, हाँ जी, तो हमें कितना क्रेडिट अलाउड करना है, कितना क्रेडिट हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए हम क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। डेट एनालिसिस, जहां पर हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है, हम उधार लेना चाहते हैं। अब तो उधार लेने के लिए ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि हम लेने लायक है भी या नहीं, तो अपनी बोरोइंग कैपेसिटी को चेक करना है। डिविडेंड डिसीजन, भाई हमें ना ये देखना है कि शेयर होल्डर ने पैसा तो लगा दिया हमारे बिजनेस में, अब उन्हें बदले में रिटर्न भी तो देना है, तो हमें डिसाइड करना होता है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। तो उसके लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। उसके बाद है जनरल बिजनेस एनालिसिस। अब देखो हमारे बिजनेस में और भी बहुत सारे तरीके के डिसीजन हमें लेने होते हैं, अपने प्रॉफिट से रिलेटेड, अब अपने क्रेडिट से रिलेटेड तो हमने देख लिया, डेट से रिलेटेड भी देख लिया, ओवरऑल बिजनेस को चलाने के लिए और भी बहुत सारे काम आपको करने होते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। नेक्स्ट, अब कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए आती हैं, मतलब कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट के ऊपर एक बर्डन होता है कि उसने उस पैसे को बढ़ाकर वापस करना है जो पैसा उस बिजनेस के अंदर लगा है। तो जब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करेगा मैनेजमेंट, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो भाई उसे तो चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन। जो एम्प्लॉयज तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो तुम्हारे पैसे को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोनस वगैरह कैसे मिलेंगे, इंसेंटिव्स कैसे मिलेंगे, तो उनको भी चाहिए। शेयर होल्डर, भाई जिसका पैसा लगा है वो तो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो चाहते हैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, या जो तुम्हारे इन्वेस्टर बन सकते हैं इन फ्यूचर, तो भाई वो चेक करेंगे ना कि उनका जो फंड है वो कितना सिक्योर है आपके बिजनेस के अंदर, तो वो एनालाइज करेंगे। सप्लायर और क्रेडिटर, जो लोग आपको उधार दे रहे हैं पैसा, वो ये चेक करेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी तुम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हो, तो उन्हें भी एनालाइज करना है। बैंकर और लेंडर्स, ये भी तो लोग तुम्हें पैसा उधार देते हैं, तो उधार देने से पहले वो चेक करेंगे कि इन फ्यूचर उन्हें उनका पैसा वापस मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी देखेंगे। कुछ रिसर्चर्स होते हैं, यानी कि जो केस स्टडीज करते हैं, तो केस स्टडीज करते टाइम पे अगर सपोज करो हमने उन्हें एक कंपनी दी रिसर्च करने के लिए, तो उस टाइम पे उन्हें उन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करनी होती है, ताकि वो भी एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, मतलब एक प्रॉपर रिजल्ट निकाल सके उस कंपनी के बारे में। टैक्स अथॉरिटीज, अब जिन लोगों को टैक्स, भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, जीएसटी भी लगाना होता है हमें, तो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनकी कैलकुलेशन करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो ये सारी कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी, जब तक स्टेटमेंट सामने नहीं होगी तब तक ये सब कैसे होगा। कस्टमर्स भी जानना चाहते हैं कई बार कि हम जिस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है, कितने, हाँ, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसका, तो उन सब चीजों के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज हमने ले ली। लास्ट, लिमिटेशन। सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली ना, पर बुराइयां भी पढ़नी जरूरी है। तो क्या लिमिटेशंस है, सबसे पहला वही हिस्टोरिकल एनालिसिस है। और एक बात कहूं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में लिमिटेशन पढ़ी है ना, सेम वही लिमिटेशंस है, आप चाहें तो वो वाली भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस
वही जितनी भी चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, तो जो आपने एक बार कॉस्ट लिख दी अपने एसेट्स की एक्विजिशन कॉस्ट, वो कभी चेंज होती नहीं है, तो इसीलिए ये एक लिमिटेशन है। प्राइस लेवल चेंज, अब वही फर्स्ट पॉइंट से निकलती है दूसरी लिमिटेशन भी, कि क्योंकि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड अपने यहाँ पर एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो। आपने ये 11th के बचपन में ही पढ़ लिया था कि जितने भी एसेट्स हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रही हूँ, वो उनकी एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो एक बार खरीदने के बाद चेंज नहीं की जाती वो कॉस्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन लगता है टाइम टू टाइम, बट एक्चुअल कॉस्ट चेंज नहीं की जाती है। तो इसका मतलब चाहे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, आप अपनी बुक्स में वो वैल्यू चेंज नहीं करते हो, तो इसका मतलब प्राइस लेवल को इग्नोर करते हो। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को यहाँ हम लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ कौन से एस्पेक्ट्स को लिखते हैं? क्वांटिटेटिव। जो चीजें मॉनेटरी टर्म्स में लिखी जा रही है सिर्फ उसी को आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। इट सफर्ड फ्रॉम ऑल द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है ना, वो सारी लिमिटेशन इसकी भी है। नॉट फ्री फ्रॉम बायस। देखो, एक बंदा जो इन स्टेटमेंट्स को बना रहा है या एनालाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्शियलिटी, बायसनेस आई जाती है कि कौन सा मेथड लगा रहे हैं इन सब चीजों में। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अब अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनालिसिस करते टाइम। कोई वर्टिकल एनालिसिस कर रहा है तो कोई हॉरिजॉन्टल कर रहा है, तो डिफरेंस आ सकता है। विंडो ड्रेसिंग, सजा धजा के दिखाना, यानी कि जैसे कि लोग होते हैं ना, दो चेहरे लेके घूमते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ, तो ऐसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी क्या किया जाता है, उनका ट्रू और फेयर व्यू ना दिखाया जाए। एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, हम उसे छुपाने की जब कोशिश करते हैं तो उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो हमने आज कवर किया चैप्टर नंबर 2। बहुत ज्यादा मार्क्स का चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको मेन पढ़ाया है ना इस चैप्टर में, सिर्फ इतना ही आप इसके अंदर कवर अप कर लीजिए, आपको इस चैप्टर में से सारे क्वेश्चन आते होंगे पेपर में, ठीक है।